मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे होस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के शिशिर जयपुरिया जी को। इसके अलावा चांसलर संस्कृति यूनिवर्सिटी मिस्टर सचिन गुप्ता जी को, फाउंडर एनजीओ युवा अनस्टॉपेबल मिस्टर अमिताभ शाह, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। जोरदार तालियों से सभी का स्वागत हो। नवशेखर जी, ओवर टू यू। आइए। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि एक बार ज़ोरदार तालियों से इन सबों का स्वागत करें। शिशिर जी हैं, अमिताभ शाह हैं और सचिन गुप्ता साहब। शिशिर जी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि हम आपके आंगन में भी हैं, आपके प्रांगण में भी हैं। और हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया कि वो जयप्रकाश जी जो थे, जो उन्होंने कहा कि हम शेखर सुमन जी को ब्लैक एंड वाइट टीवी से देखते आ रहे हैं, तो आपको बता दूं मैंने शुरुआत कलर टीवी से की थी। आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे क्यों टिके थे, ये मुझे बाद में बताइएगा। बहरहाल, जाहिर है कि ये जो पहला सवाल है, दैट विल बी आस्किंग द ऑब्वियस, कि शिक्षा का क्षेत्र जो है वही क्यों चुना आपने? तमाम दूसरे पर्याय भी हैं और बिजनेसेस हैं, फिर ये क्यों? मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा परिवार पिछले 100 सालों से उद्योग समूह से जुड़ा हुआ है और हमारे बाबा जी पद्म भूषण मंगतूराम जी जयपुरिया एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने नेशन बिल्डिंग के लिए काफ़ी काम किया और उस समय जो फैमिली थी वो कलकत्ते में रहती थी, तो उनका ये सोच थी कि भारत इंडिपेंडेंट हो जाएगा और उन्होंने 1945 में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का गठन कलकत्ते में किया। उनका ये विचार था कि जब इंडिपेंडेंट हम लोग हो जाएंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी, मैनेजर्स की दरकार पड़ेगी और अच्छे लोग जो कारखाने चला सकते हैं उनकी यहाँ पे काफ़ी कमी रहेगी। आज मुझे खुशी है कि वो जो पहला जो उन्होंने कदम लिया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चालू करने का, उसमें आज भी 6000 बच्चे पढ़ते हैं कलकत्ते में। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने स्वदेशी कॉटन मिल कानपुर आए और उन्होंने बहुत बड़ी जो टेक्सटाइल यूनिट थी उसको ख़रीदा और उनका यही विचार हमेशा था कि जहाँ पे भी मैं उद्योग लगाऊंगा वहाँ पे कुछ वापस सोसाइटी को देना चाहता हूँ। तो उन्होंने एजुकेशन का माध्यम चुना जिससे कि वो बच्चों को नींव अच्छी कर सकें और उनका ये विज़न हमेशा रहा था कि हम बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि कानपुर में उस समय जो स्कूल थी वो मिशनरी स्कूल से ज़्यादा थी और उनका ये सिद्धांत था कि हमको इंडियन वैल्यूज़, इंडियन कल्चर के बारे में जानकारी देनी है बच्चों को, उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। और अधिकतर ये देखा जाता था उस समय में कि कानपुर छोड़ के बच्चे जो 6th और 7th क्लास में बोर्डिंग स्कूल में जाते थे, चाहे वो दून स्कूल हो, चाहे सिंधिया स्कूल हो या मेयो कॉलेज हो, तो उनका ये था कि जितनी भी सुविधाएं पब्लिक स्कूल्स में होती हैं वो सब चीज़ यहाँ पे दी जाए और वो बोले कि जो भी सुविधा चाहिएगी हम बच्चों को देंगे, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चे कानपुर छोड़ के अपने परिवार से अलग रहें। तो उनका ये जॉइंट फैमिली का जो विजन था कि जॉइंट फैमिली में रहें, अपनी सभ्यता को सीखें। उसके बाद में मेरे पिताजी डॉक्टर राजाराम जी जयपुरिया ने जो उन्होंने बीज बोई थी उसको धीरे धीरे बढ़ाया, कई स्कूल्स और कॉलेजेस चालू किए और अब एक टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी भी शुरू किया है जिसमें अध्यापकों को अलग अलग रकम की शिक्षा दी जाती है। अब ये बड़ा एक नेक जज्बे के साथ
इसकी शुरुआत की गई थी शिक्षा की, एजुकेशन की। आपने जैसा कि बताया कि शिक्षा का स्तर जो हुआ करता था उसकी वजह से पलायन काफ़ी होता था, लोग बाहर जो है डून स्कूल में, मेयो में या सिंधिया में या कहीं और पढ़ने जाया करते थे। इतने सालों में क्या कुछ बदला है यहाँ कि अब हर कानपुरिया जयपुरिया ही आता है, ये यहीं ठहर के उसको लगता है कि आई एम गोइंग टू गेट द बेस्ट एजुकेशन? ये ऐसा हुआ है इन इतने सालों में कि अब जो पढ़ाई लिखाई है इसके लिए कानपुर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा उच्च शिक्षा जो है आप लोग यहीं पर प्रोवाइड करते हैं? इज दैट ट्रू? देखिए, शिक्षा जगत में काफ़ी बदलाव आए हैं जी। आप चाहे ग्लोबली देखें या अपने कंट्री में देखें, पहले जो शिक्षा थी वो रोट लर्निंग पे होती थी और इसका असेसमेंट नहीं होता था कि क्या क्वालिटी है। जी। इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू में 1968 में आई थी, फिर उसके बाद में 1986 में, और अब नई जो पॉलिसी 2020 में आई है, तो उसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो हम लोग ने वो सब कॉम्पिटेंसीज अपने बच्चों में डालने की चेष्टा की है और वैल्यू बेस्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि उनको सोशियो इमोशनल लर्निंग भी आना चाहिए। और कोविड में ये देखा गया कि लोगों को हेल्थ के बहुत इश्यूज आए थे, काफ़ी दिक्कतें आई थी, तो हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा और शिखा जी से भी पूछना चाहूँगा कि स्कूल को देखते ही या स्कूल में दाखिल होते ही बड़ा एक खौफ सा होता था पहले, और ख़ास तौर पे अगर प्रिंसिपल सामने हो जाए आदमी तो आदमी थर थर काँपने लगता था। वो एक भय रहता था हमेशा, टीचर से भय रहता था, प्रिंसिपल से भय रहता था हमेशा, क्योंकि वो लोग बहुत सख्त हुआ करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, और बेंतें भी पड़ती थी और वगैरह भी बनाते थे और बाहर धूप में भी खड़ा कर देते थे कभी कभी। लेकिन वो रवैया क्या सही था उस वक्त, या उस वक्त की मांग थी कि अब आर द टीचर्स मोर फ्रेंडली, दोस्ताना ज़्यादा है, अब वो उस तरह की सख्ती नहीं, डिसिप्लिन है, सख्ती उस तरह की नहीं, आप मानेंगे? मेरा मानना है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको हैप्पी होना चाहिए जी। तभी उनको कॉन्फिडेंस आएगा और लर्निंग बेटर हो पाएगी। तो इसलिए जो चेंजेस आए एजुकेशन सिस्टम में जी। कि वो बच्चे को अंडरस्टैंड कर सकें, और इंस्पिरेशन टीचर ही होती है उनके लिए। आप कितना भी आप सिखा लीजिए, यदि बच्चा खुश नहीं होगा तो उसकी जो एबिलिटी है लर्निंग की वो कम हो जाती है। तो परिवर्तन पूरे स्कूल सिस्टम में आया है जिसमें कि बच्चों को देख रेख कर सकें, उनका पर्सनलाइज अंडरस्टैंडिंग कर सके, उनके पाथवेज को समझ सकें। तो एक एक बच्चों को पर्सनलाइजेशन की बहुत दरकार है। कोई किसी की रुचि एकेडमिक्स में होती है, किसी की रुचि स्पोर्ट्स में होती है, किसी की रुचि अलग चीज़ों में होती है, तो उनको एक एक को समझना वो ज़रूरी हो गया है। और टीचरों पे इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान है कि उनको सब डेटा मिले, वो समझ सकें एक एक बच्चे के बारे में जानकारी। क्या आपके स्कूल पर वोकेशनल ट्रेनिंग पर एम्फेसिस है? वोकेशनल में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है जी, क्योंकि उसमें जब हम लोग ने शुरू किया था स्कूल तो लगभग 40 रकम की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती थी, कारपेंट्री से लेके, फोटोग्राफी से लेके, गार्डनिंग से लेके, इन सब में फोकस करना ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक्सेस टू एजुकेशन तो है पर क्वालिटी की चैलेंज है, और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बहुत बच्चों को ज़रूरी है कि वो वोकेशन में जाएं। आज कोरिया को देखें तो 95% लोग वोकेशनल प्रॉपर ट्रेनिंग पाते हैं, जर्मनी में 65% पाते हैं, यूएसए में लगभग 50 से 52% लोग वोकेशनल ट्रेनिंग में हैं, पर इंडिया में मात्र 5% लोग को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ हर आदमी चाहता है कि वो पूरे स्कूल सिस्टम में जाएं और हायर एजुकेशन में जाएं। तो गवर्नमेंट का भी ये थिंकिंग है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग पे ध्यान दें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी बढ़ती जा रही है हर क्षेत्र में। कोई आदमी आप जैसा एक्टर बनना चाहता है, कोई ड्रामा में जाना चाहता है, कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है, स्पोर्ट्स और अलग अलग दिशाओं में। पहले ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिलती थी। अगर आपने कहा कि हम एक्टर बनना चाहते हैं या मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ, तो वो उनको ऐसा लगता था कि इट कैन नेवर बी योर करियर, आप ऐसा इसको साइड में करते रहें, सिर्फ पढ़े लिखें और कुछ न करें।
पर आपने देखा कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में लोग कितना आगे बढ़ गए हैं, इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग पर एम्फोसिस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी हो गया है। अब सब माइंडसेट बहुत चेंज हो गए लोगों के, जी। और इसमें स्कूल्स की ये दायित्व है कि पेरेंट्स को भी इंगेज करें, जी। उनको बताएं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बच्चों के लिए, उनका भी काउंसलिंग करना पड़ता है। जैसे बच्चों का कैरियर काउंसलिंग की दरकार पड़ती है, तो पेरेंट्स को भी काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे में क्या प्रतिभा है, क्या टैलेंट है, उनके बारे में जानकारी उनको मिले, तो उस रूप से उनको यदि दिशा दी जाए तो इतना पोटेंशियल है आज के बच्चों में कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। जी जी जी। और इसको हम विस्तार से और भी बात करेंगे। हम अमिताभ पे आ जाते हैं। इस द नेम इटसेल्फ जनरेट्स अ लॉट ऑफ ऑ, और ये आपने जो नाम रखा है अपने एनजीओ का, यू आर अनस्टॉपेबल, इज you are actually unstoppable? Are you trying to motivate them to be unstoppable? Because, you know, long ago the Irish author and the dramatist Sir Bernard Shaw had said that youth is wasted on the young. That's what he felt. You know, कि ये जो है जवानी जो है वो जवानों पर बर्बाद हो गई, क्योंकि you know sometimes they are misguided, they are misled. So when you say they are unstoppable, what exactly do you mean? So I think to answer that question, I need to go back and open the question of your age. जी। So sir, अभी किसी ने स्टार्टिंग में बोला कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के दिन में हम शेखर सुमन जी को देखते थे। ये युवा अनस्टॉपेबल से रिलेटेड ही आंसर दे रहा हूं मैं। पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में जब देखते थे तब ये जैसे दिखते थे वैसे ही आज भी दिखते हैं, और भले वो कलर टीवी हो गया पर शेखर जी वैसे ही दिख रहे हैं। और आज से 20 साल पहले जब मैं युवा अनस्टॉपेबल स्टार्ट कर रहा था शेखर जी, तब आसिफ भामला जी ने मुझे आपके घर पे भेजा था टू गेट योर इनपुट्स एंड आइडियाज ऑन व्हाट वैल्यूज वी कैन पुट इन द चिल्ड्रन। और तब हमने बात की थी कि पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब भी आप सेम दिखते थे। और अभी बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर एट आमिर खान्स डॉटर्स वेडिंग आई मेट यू वेरी ब्रीफली एंड माय वाइफ सेड ये बंदा इटर्नल है। तो सर यू आर अनस्टॉपेबल एज वेल। नहीं, I don't want people to accuse me कि देखो शेखर बदल गया। You know, so I just want to be the same. Yeah. So I think maybe Bernard Shaw was a little bit I would like to just change the thought a little bit there. I think young people are not useless, but they are used less. Young people are not careless, but they are cared less. And you just walk into this event and you see those beautiful children doing the Ganesh Vandana so beautifully, powerfully, reciting with, you know, such cultural awe. As soon as you enter, you see some wonderful young people receiving you with respect and love. You can tell कि इंडिया के यूथ में वो वैल्यूज भी है और वो शक्ति भी है टू टेक इंडिया टू मे बी विकसित भारत को 2047 नहीं लगेंगे। और पर मुझे क्या लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हो गए हैं। फॉर इंस्टेंस सोशल मीडिया जो आया उसमें इतनी तमाम मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको लेके यूथ जो है वो बरगलाया रहता है, और too much information is actually detrimental. मुझे ऐसा लगता है वो is not able to sift through those information or curate the right information, तो वो भटक रहा है कहीं से। तो उस मामले में भी वो अनस्टॉपेबल है, क्योंकि जितना आप उसको कहेंगे कि मत देखो मत करो वो उतना ही करता है। तो उसको किस तरह से उस एनर्जी को संभालते हुए उनको सही दिशा में कैसे ले जा रहे हैं? Right, I think that's a great question, and if you think about it, anything which is made something cool to do, Yes. people will want to do a lot more. Yes. So, you know, if you say going out to the movies is cool with your friends, you want to go every weekend. Going out to eat is cool, you go with your friends and eat a little more as well. Same way, if you can make giving back something cool to do, right? So if you can make it that हफ्ते में 2 घंटा तुम जाके म्यूनसिपल स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, वृद्धाश्रम में टाइम स्पेंड करो, अनाथ आश्रम में जाओ, and if you make it something fun to do, people will want to do that as well. Shekhar ji will be happy to know, now we have transformed 6,000 schools across 25 states of India through our NGO. These are government schools. वहाँ पे बच्चों के लिए टॉयलेट्स की सुविधा, पानी की सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा, सोलर पैनल्स, वाटर हार्वेस्टिंग, प्ले एरियाज, training of the teachers, scholarships for children who can become actors, doctors, lawyers, engineers. All that is happening, but a lot of young people, Yes. almost 150,000 doctors, lawyers, housewives, corporate employees are going and teaching these kids math, science, English. One such young guy is right there, Sudeep Goenka of Goldie. On his birthday, 40th birthday, 40
को यूथ ही मानता हूँ सर, और आपकी वजह से मैं थोड़ा और ज्यादा एज को यूथ मानता हूँ. On his 40th birthday, he decided to give scholarships to 40 children. धोबी के, रिक्शा वाले के, orphans के बेटी बच्चों, to help them become doctors and engineers. So young people are giving back something cool to do. And I'll end with saying that along with the Kamath brothers of Zerodha, who are, topping the chart for the youngest billionaires, and we hear this unicorn culture all over the country, we've got 15 such young billionaires, जो पिछले 4-5 साल में they have made their wealth, to pledge 25% of their wealth to charity. वाह, And we got Bill Gates to इसके लिए match, तालियां जरा इस सोच के लिए और इस पहल के लिए. and we got Bill Gates to match whatever these young guys will give. हम 200 schools बना रहे कर्नाटक में. So आज का युवा time भी दे रहा है, ideas भी दे रहा है, और resources भी दे रहा है at a much earlier age. He's not waiting to be 65 to start being philanthropic. Thank you. एक और सवाल कि आपकी नज़र में पेरेंटिंग का सबसे वो क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या है जो उनके इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, क्या होना चाहिए? No, it's a beautiful question. So Dr. APJ Kalam Shekhar Bhai was our जी. chief mentor. For 10 जी. years, he would come regularly to our programs and guide us on what to do. मैं बोलता था सर देश बदलना है कैसे बदले, तो I thought he would say education improve करो, infrastructure improve करो, corruption कम करो, healthcare बढ़ाओ. वो बोलते थे घर जाके तेरी माँ को स्माइल करा. मैंने बोला मेरी माँ को स्माइल कराऊंगा तो देश कैसे बदलेगा भाई? तो इससे तेरी माँ स्माइल करेगी तो सबसे पहले कौन स्माइल करेगा? तो ऐसे अगर माँ खुश होगी तो पापा, अगर माँ बाप खुश है तो मैं और मेरा भाई, परिवार खुश है तो शहर और देश. हर साल हम 2 लाख बच्चों से स्टोरीज लिखवाते थे, हाउ दे मेड देयर मदर स्माइल. कोई बोलता था कि मैंने ढोकला बनाया बहुत खराब था, मम्मी खा गई. पिगी बैंक तोड़ के मैं ड्रेस लाई, 2 साइज बड़ी थी पर मम्मी ने रख ली, मम्मी के पैर दबाए, मम्मी के लिए पोएट्री लिखी. एंड कलाम सर वुड कम एंड स्पेंड टाइम विद देम. एंड आई टेल यू, if our parents are happy, हम दुनिया में कितनी भी सेवा करें, कितने भी बड़े काम कर ले, अगर माँ बाप की सेवा ना कर पाए तो I personally feel it's a waste of time. Every day we can at least, and you are the wealthiest person if your parents are alive. I'm not saying you have to agree with everything they say, but at least 5 minutes a day you can spend time to talk to them, find out how their day was, and express your gratitude. ये जो एक इमोशनल कनेक्ट है पेरेंट्स के साथ, जो अगर आप देखें कि पश्चिम सभ्यता में जो लड़के 18 के बाद या बच्चे अलग हो जाते थे, लेकिन हिंदुस्तानी बच्चे जाने जाते थे जो माँ बाप से बहुत जुड़े रहते थे, माँ बाप का आखिरी वक्त तक साथ देते थे, उनके बारे में सोचते थे. अब जब तक क्या ये लगता है कि अब वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नई पीढ़ी है ये है तो बहुत तेज तर्रार, बहुत कुछ सीखना चाहती है और बहुत कुछ सीख भी रही है, लेकिन ये थोड़ी सी मर्सनरी किस्म की, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक मेरा फायदा है तब तो ठीक है, अदरवाइज आई डोंट केयर. ये एक एक्सप्रेशन इनका बहुत, आई डोंट केयर, आई हैव मूव्ड ऑन, इट रियली डजंट मैटर. और हिंदुस्तानियत से थोड़े वो अलग होते जा रहे हैं जो बाहर की चीज़ों को देख देख के. सो you know, being young is not about just being youthful and जो बाहर जो चीज़ें हो रही हैं उनको आप अपना के आगे बढ़े. जो हिंदुस्तानी जज्बा है, जो हमारी खासियत है, जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं और माने जाते हैं, उस पे कितना तवज्जो दे रहे हैं आप? जी. शेखर जी, शायद आप सामने बैठे तो मुझे बॉलीवुड के एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं, पर ऐश्वर्या राय को डेविड लेटरमैन ने पूछा था कि भाई आप आपके माँ बाप के साथ घर में रहते हो, बड़े हो जाओ उसके बाद भी? आई नो. तो उसने बोला था हाँ, हमें माँ बाप के साथ डिनर के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती है. पड़ता है. जी. तो फ्रॉम ऑल द कंट्रीज दैट आई हैव बीन टू, इंडिया इज स्टिल द कंट्री जहां पे माँ बाप की वैल्यू, माँ बाप के लिए इज्जत, माँ बाप के लिए समय निकालना सबसे ज्यादा होता है. इन स्पाइट ऑफ ऑल द वृद्धाश्रम्स वी हैव, which should not be there, still I think India is a hope for the entire world to follow suit, how parents are respected by children, and more such examples need to be showcased. Every day, one simple thing I do is, I live in Delhi, my parents are in Gujarat, and a lot of my successful friends tell me, यार parents वहाँ पे हम कहीं और रह रहे हैं, कैसे time spend करें? 5 minutes a day on WhatsApp video, if you chat with them, it will make their day. And there is so much you can learn from them. And your children are watching you. How you are behaving with your parents is going to be seen by your children as well. थैंक यू सो मच. एक
तालियों के साथ तो इनको उत्साहित कीजिए, और जो ये सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, बड़ा नेक काम कर रहे हैं ना। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग। बहुत लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं, और आपने यूथ अनस्टॉपेबल की जो ये कल्पना की है, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि बहुत आगे बढ़े, और हम सब आपके साथ हैं, और किसी भी तरीके से हम आपके साथ जुड़े तो आप बिल्कुल निसंकोच हमें पूछिएगा या कहिएगा। सचिन गुप्ता जी, आपकी तरफ आते हैं। आप बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं सब कुछ। आप चेयरमैन हैं संस्कृति यूनिवर्सिटी में। इसके बारे में ज़रा बताइए, इसकी पहल और इसका आगे जो मुस्तकबिल है क्या है, क्या कुछ आप जनता को संदेश देना चाहते हैं इसके ज़रिए? संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा में इस्टेब्लिश्ड है, और वी बिलोंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली, मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली इन दिल्ली। तो पापा ने कहा कि यू डन लॉट ऑफ बिजनेस, नाउ डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे मौका मिला डॉक्टर कलाम साहब के साथ काम करने का। हिज मिशन वाज व्हाट कैन आई गिव। तो 3 years आई वाज देयर विद द मिशन एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल विद हिम। तो तब एक जज्बा जगा के लाइफ में कुछ करना चाहिए। जब करना चाहिए तो क्या करना चाहिए कि बड़ा ना हो, कम से कम बढ़िया ज़रूर हो। काम बड़ा ना हो पर बढ़िया ज़रूर हो, हाँ। और कुछ अच्छा करे सोसाइटी के लिए, देश के लिए। तो वी स्टार्टेड यूनिवर्सिटी इन मथुरा, एंड जब शुरू की थी तब ये नहीं पता था कहाँ चलना, बट ये पता था अच्छा करना है। उसके साथ साथ हमने एक प्रण और लिया कि एवरी इंस्टीट्यूट दैट वी हैव इंस्टीट्यूशन इन दिल्ली, नारनौल, फरीदाबाद, मथुरा। हमारे हर इंस्टीट्यूट में एक दिव्यांग इंस्टीट्यूट भी है, एंड वी कैटर टू ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स ऑफ दिव्यांग। आज बड़ा सैड स्टेट है कि हमारे देश में 14% ऑफ द स्टूडेंट्स आर दिव्यांग, और इस कंट्री के अंदर ओनली 14% में से पूरी दुनिया में 24 दिव्यांगता हैं। भारत ने सिर्फ 14 दिव्यांगताओं को रिकग्नाइज किया है, एंड मैं ये मानता हूँ कि हमारे सबके अंदर भी एक दिव्यांगता है। तो द आइडिया वॉज दैट वी नॉट ओनली लिटरेट द स्टूडेंट बट ऑल्सो एजुकेट, एंड वी टॉक अबाउट एजुकेट, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ। क्योंकि आज का बच्चा जब बात करता है तो कहीं ना कहीं वो कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ, जबकि आपके और हमारे ज़माने में, इसलिए बोल रहा हूँ कि अब पीढ़ी बहुत जल्दी से चेंज हो रही है। डिप्रेशन कोई वर्ड था ही नहीं हमारे ज़माने में, क्योंकि समय ही नहीं था सोचने के लिए। और आज की जनरेशन बहुत जल्दी डिप्रेस भी हो रही है, फ्रस्ट्रेट भी हो रही है। तो इफ़ यू कैन एक्चुअली मेक गुड ह्यूमन बींग्स, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद रोबोट्स। आपको ऐसा लगता है उनको बहुत कुछ बहुत जल्दी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा करते रहिए और आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं, कारोबार बनता चला जाता है। हाँ, तो नहीं, अब ये दूसरों को देख के कि उसकी कमीज मुझसे ज़्यादा क्यों सफ़ेद है, उस सफ़ेदी के चक्कर में पूरा का पूरा ही अपने अपने कमीज को काला कर लेते हैं। ऐसा भी होता है। दे आर इन टू मच ऑफ अ हरी। सी देयर आर पीपल हु लुक अराउंड, बट आई एम पर्सन हु लुक टुवर्ड्स माई टारगेट ओनली। कभी इधर उधर नहीं देखा कि दूसरा क्या कर रहा है, और हमेशा विश्वास किया जीवन को सरलता से जियो। जितना सरल आप रहेंगे जीवन उतना अच्छा रहेगा, और वो सरलता और आपकी जो कहते हैं निष्ठा और पैशन। बिल्कुल। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ इज टू बी सिंपल। यस, ये एंड यू हैव टू एक्सेप्ट पीपल अराउंड यू मेक इट डिफिकल्ट टू बी सिंपल जी। और अगर लेकिन आपके अंदर लाइफ में पैशन है कुछ भी करने का, तो आई थिंक वी ऑल आर हियर बिकॉज व्हाट वी आर, बिकॉज आवर पैशन ओवर हियर। और वो पैशन है और डिसिप्लिन है लाइफ के अंदर, तो यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। और हमारे सबके आज लिविंग गॉड है, हमारे पेरेंट्स हैं। अगर हम उन लिविंग गॉड को ही हम रोज कम से कम दिन में एक बार चरण स्पर्श कर लें, तो आई थिंक उससे बड़ा कोई और हो नहीं सकता हमारे लिए। तो मैं उसी पे विश्वास करता हूँ और बड़ी सरलता से जीवन जीता हूँ। आपके लिए सफलता की क्या परिभाषा है? सबके लिए अलग अलग मायने हैं जी। मैं जब पैदा हुआ था तब भी सफल था और आज भी सफल हूँ, बिकॉज रिक्वायरमेंट्स बहुत कम हैं। और जब जीवन में आपकी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होती हैं तो जीवन सफल होता है। किसी के लिए एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी सफलता होती है, किसी के लिए एक बड़ा एक मुकाम, यू बिकम अ CEO ऑफ सम सोसाइटी, आप सफल हैं। बट ये मैं मानता हूँ कि अगर आप अपने लिए भी कर रहे हैं और दूसरा फिर करते सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं तो वो आदमी सफल है। जी जी। और अगर आज प्रभु कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से मैं अपने लिए भी कर पा रहा हूँ, परिवार के लिए कर पा रहा हूँ और अपने समाज के लिए भी कर पा रहा हूँ, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर व्हाट आई एम हियर टुडे। आने वाले वक्त में कुछ ऐसा एक खास परिवर्तन के बारे में आपने सोचा है, टू ब्रिंग अबाउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज, ऐसा कुछ रोड मैप है? इन मथुरा वी हैव अडॉप्टेड 300 विलेजेस नाउ। उन 300 गाँव में हम 300 महिलाओं, जितनी भी महिलाएं होंगी उनका सब हम पूरा हेल्थ ट्रीटमेंट फ्री करेंगे जी। बिकॉज वी ऑल्सो डील विद आयुर्वेदा। तो मेरा मानना है मॉडर्न मेडिसिन से हमारा इंडियन कल्चर ऑफ मेडिसिन इज़ वेरी गुड। तो हम 300 गाँव को अडॉप्ट करके उनको 300 विलेज के अंदर अगर हम हेल्थ के अंदर चेंज ला सकें
तो आई थिंक दैट इज़ द चेंज दैट वी आर लुकिंग फॉर. अगर कोई भी कंट्री या इकोनॉमी अगर उसकी एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम अच्छा है तो आई थिंक इट फ्लरिशेस. और जहाँ आप काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हो, और आपका पड़ोसी, आपका गांव, आपका शहर अगर वहाँ पे हेल्दी है, वेल्दी है, तो मेरे ख्याल से आप भी सफल हैं. बिकॉज आपका पड़ोसी भी परेशान नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं. तो आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि आप भी खुश रहें, आपका पड़ोसी, आपका गाँव भी खुश रहे, उसी में हम सबकी सफलता है. स्टार्ट विद स्मॉल लिटिल थिंग्स एंड लेट इट सी वे वी गो. जी जी. अमिताभ, अब जाने से पहले कुछ एक खास कोई संदेश, कोई बात कहना चाहेंगे टू द यूथ हु इज अनस्टॉपेबल नाउ? No, absolutely. I really want to talk, because he also brushed on mental health. I really want to talk about the importance of making sure your glass is full first. So every single morning, no matter where I am, I find time to meditate for 1 hour. Even after long, uncomfortable road trips. I find time to go to the gym for 1 hour. If these two things are in place, then my physical and emotional batteries are 100%. And I'll make sure throughout the day that I'm able to be at peace and get my work done and not be in pieces. वो बचपन में हम नींबू चमची का गेम खेलते थे और हमको दौड़ना होता था, पर we had to make sure कि नींबू गिर ना जाए. अभी सब दौड़ रहे हैं पर नींबू पता नहीं कहाँ गिर चुका है. नींबू is your peace of mind. It's your inner strength. So you guys can work on it just like any muscle. So I suggest all of you meditate, write gratitude journals, pray, whatever it is that you like to do. But don't underestimate the power of taking care of yourself. Thank you. इसमें आई लाइक टू ऐड समथिंग. जी जी, बोले ना. जैसे इन्होंने कहा कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड KYC इन बैंकिंग सिस्टम, नो योर कस्टमर. आई ऑलवेज से KYS, नो योर सेल्फ. बिकॉज मैं एक चीज सबसे पूछना चाहूंगा, व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, हाउ मेनी ऑफ यू गेट अप फ्रेश? आई थिंक 90% से बोलेंगे जो उठते मॉर्निंग में फ्रेश फील नहीं करते. द रीजन इज डिस्ट्रैक्शन, जो आपने वर्ड कहा. And we don't have time for ourselves. We have time for this conclave. We have time for friends. We have time for everything. But we don't have time for ourselves. So we should spend time with ourselves without the mobile. And if you have KYS, you know yourself, the mental health will always remain there. You can think fresh. You can have bright ideas coming in. So I think the world is changing for you. Even maximum 2 hours for you a day. अमिताभ, आपने यूथ को कहा unstoppable, but are there areas where you would like to stop them? Yes, I would like to stop them in drug abuse. I would like to stop them in alcohol. I would like to stop them in this desire के इसकी Instagram पे life इतनी शानदार है. You know, they will not know कि वो सुबह ही वो couple मिलने आया होगा किसी counselor को कि हमको बहुत दिक्कत है और शाम को उसने लगाया हुआ है. It is very, I would like to stop them from lying. I would like to stop them to putting their parents into old age homes. I would like to stop them from being selfish. But I think overall, I think India's youth is way ahead of the others that I see everywhere else in terms of values. Again, this is because of the Indian family system that is in place, and I hope it stays intact and gets stronger. चलिए, बहुत अच्छा है. Before you become unstoppable, I'd like to ask शिशिर जी कुछ एक खास संदेश आप देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि यूथ को या हर आदमी को जी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए. चैलेंजेस लाइफ में आएंगी, जी डिफिकल्टीज रहेंगी. दूसरे के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हाँ. कि जो आदमी कुछ बोल रहा है, किस स्थिति में है, जी किस समस्या से है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको देखना चाहिए. और मेरा ये मानना है कि हर आदमी को प्रकृति की तरफ और अपने कल्चर की तरफ, अपने इथॉस की तरफ बहुत ध्यान देने की दरकार है. क्योंकि जितने भी बड़े नेशंस बने हैं वो अपने कल्चर और इथॉस को बहुत ध्यान में रखते हैं. और ये बच्चों को सिखाना की दरकार है कि उनकी सभ्यता क्या है, और उसी से वो देश आगे बढ़ पाएगा और नेशन बिल्डिंग में काम आएगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. और यही बात मैंने शुरुआत में भी की थी कि हम जहाँ कहीं भी हों और जो भी हम चीज़ परसू कर रहे हैं या पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, इंसानियत का सबक जो है वो सबसे बड़ा सबक है. हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी सोच, हमारी सब ये बड़ी धरोहर है. इसको हम ना खोएं. बाकी चीज़ें तो आती जाती रहेंगी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का और हमसे बातचीत करने का. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक सेकंड फोटोग्राफ्स के लिए. मानो से अनुरोध है आप मंच पर बने रहें. और इस सेशन से यहाँ मौजूद किसी बच्चे ने अगर कुछ सीखा है
मेरी आवाज सुनो, तो मैं चाहूंगी वो अपने आप तीनों मेहमानों से अनुरोध है आप मंच पर बने रहें। गेस्ट प्लीज बी ऑन स्टेज, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने कुछ सीखा है, कुछ साझा करना चाहते हैं, तो आप अपनी बातें यहां शेयर कर सकते हैं। प्लीज बी सीटेड, बी ऑन स्टेज, प्लीज बी सीटेड। गेस्ट आप लोग बैठ जाएं। अमिताभ शिशिर जयपुरिया जी से अनुरोध है आप बैठे रहें। आप सभी से अनुरोध है, तीनों मेहमानों से आप मंच पे रहें। और जो स्टूडेंट आपका जो सेशन हुआ, जो बातें आपने कही हैं, उन बच्चों ने क्या सीखा है, क्या लर्निंग उनकी रही है, एक स्टूडेंट हमारे बीच मौजूद हैं, उन्हें सुनते हैं हम। Thank you, sir. Greetings to all of you. I am Ridhima Garg, a student of class 11th and a proud Jaipurian. And first of all, I would like to thank this institution for giving me this opportunity to put my 2 cents into this conversation. Sir, I completely agree with all the things that were discussed today in this panel, especially the point regarding the mental health of the youth. Because as sir said, happy children are more open to learning, and I completely agree with this, considering that our vision statement of this school is nurturing happy and confident children. And sir, I believe that it is very apt to say that there is a difference between self-discipline and discipline which is forced. And I agree that happy children, happy students are only developed by self-discipline, which is how they learn. I would also like to mention that sir mentioned a lot about solar panels and technology, and our school has all of that because of our new age thinking and our acceptance towards the evolving world. Sir also mentioned about representing today's unstoppable youth, and as a member of the youth, I would like to say that yes, sir, there is the tendency of people to say that I don't care, but as the youth, we should care. We should care about our family, we should care about our loved ones, we should care about the environment, the society, and giving back to the less fortunate. So to conclude, I would just like to thank you all for voicing our inner thoughts and feelings and giving us the opportunity to put our views forward. Thank you so much. Thank you so much. Nicely put. अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ZUP उत्तराखंड के एडिटर श्री रमेश चंद्रा जी को मंच पर आए मेहमानों को सम्मानित करें। और साथ ही मैं सेठ आनंदरम जयपुर स्कूल के प्रिंसिपल शिखा बैनर्जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। Yes. जोरदार तालियां हो जाएं। यहां मौजूद सभी ने अपने अपने अनुभव को साझा किया, और ना सिर्फ अनुभव, इस क्षेत्र में कितनी चुनौतियां थी जिनको पीछे छोड़ते हुए अपने अपने करियर में, फील्ड में आगे बढ़े, और आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या तैयारियां हैं। और अभी जो प्रोग्राम हमारा यहाँ चल रहा है इस प्रांगण में, इसे आप जी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है इस प्रोग्राम की। वी आर लाइव ऑन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ जी मीडिया। और आज जी मीडिया, जी न्यूज की टीम, जी मीडिया की टीम यहां पहुंची है जयपुर बिजनेस एंड लीडरशिप कॉन्क्लेव के लिए। मकसद एक ही है कि आने वाले बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, चाहे हम किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें, मैनेजिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, या फिर सरकारी मशीनरी तंत्र की हम बात करते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद हमारे बीच में यूपी कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे और कानपुर के एमपी भी हमारे साथ में होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे। तो सरकार की क्या तैयारियां हैं, पाइपलाइन में क्या कुछ है, ब्लूप्रिंट सरकार की क्या है, कानपुर शहर को लेकर, यहाँ के युवाओं को लेकर के, रोजगार से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर्स में,
सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे उनकी राय। कुछ ही देर के बाद मंत्री जी मुकेश सहनी जी हमारे बीच में मौजूद होंगे और यहाँ के एमपी रमेश अवस्थी जी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कानपुर शहर के विकास के बारे में अपनी राय को सामने रखेंगे। Thank you so much. Thank you so much.